सकते हैं। तो सबसे पहले हम जिनको बुलाने जा रहे हैं उनका परिचय तो काफी लंबा है, लेकिन हम सारी बात तो नहीं यहाँ कह सकते हैं, तो संक्षेप में हम उनका परिचय देना चाहेंगे कि आदरणीय संतोष कुमार जैन जी छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं हमारे साथ, और शतरंज के आर्बिटर हैं, और उन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं वो काफी उनकी मतलब कवि गोष्ठियों में रचनाएं प्रस्तुत कर चुके हैं, और कला परिषद और पब्लिक लाइब्रेरी के वो पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। साहित्य और कला मंच के पूर्व सचिव भी रह चुके हैं। और सो आपका बहुत बहुत अभिनंदन एंड स्वागत है संतोष कुमार जैन जी। आप तैयार हैं अपनी प्रस्तुति के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, जी 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 जी। बहुत बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर के, और आप चाहें तो अब अपनी प्रस्तुति दे सकते हैं। धन्यवाद मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद एंड स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आभारी हूँ कि मुझे अवसर मिल रहा है, और जैसा कि एक बहुत बड़ा अनुष्ठान हो रहा है तो मेरी एक आहुति इसमें समझिए कि एक छोटा सा आहुति मैं इस यज्ञ में अपनी अर्पण कर रहा हूँ। कल यहाँ पर अमावस मनाई गई हमारे भारतवर्ष में। आप लोग चूंकि बाहर से जुड़े हैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 2 दिन अमावस हो गई। तो सबसे पहले मैं अपनी रचना जो है वो मेरी चांद की चिंतन है कि अमावस की रात है। अच्छा। तारों की जमी जमात, तारे आपस में जो बात कर रहे हैं, बोलते हैं कि हम लोग इतने सारे, वो एक अकेला, कहाँ गया वो। सारा ऐश्वर्य, सारी उपमाएं, सब कुछ उसके लिए। अमावस के दिन चांद नजर नहीं आ रहा किसी को, तो तारे जो है उस पर कटाक्ष कह रहे हैं कि कहाँ गया वो, सारा ऐश्वर्य, सारी उपमाएं, सब कुछ उसके लिए, कहाँ गया वो। हम लोग इतने सारे, बहुत हम सुंदर। लोग इतने सारे, हम लोग इतने सारे, वो एक अकेला। हम लोग इतने सारे, वो एक अकेला, बड़ा करता था, बड़ा गुरूर था, आज नजर नहीं आ रहा है। अरे ये कलयुग है, संख्या बल और संगठन का बहुत महत्व होता है जी। संख्या बल और संगठन का बड़ा महत्व होता है। आज नजर नहीं आ रहा, कहाँ गया वो। संगठन में ही शक्ति है, हम लोग इतने सारे, वो एक अकेला। कोने में दुबका दुबका चांद हताश, निराश, उदास सोचता है, हे भगवान, मुझसे क्या भूल हुई, मुझसे क्या खता हुई कि आज मैं लोगों को नजर नहीं आ रहा हूं। उसका आत्मबल इतना कमजोर होता है कि वो सोचता है कहीं मैं समाप्त तो नहीं हो गया। फिर बहुत चांद अपने सुंदर, मन से, बहुत सुंदर आपकी कल्पना। बहुत सुंदर फिर वो कल्पना। अपने मन को वो समझाता है कि मैं इनकी बातें सुन रहा हूं, मतलब मैं हूं। मैं हताश हो रहा हूं, मैं निराश हो रहा हूं, मतलब मैं हूं। फिर सोचता है, हे भगवान, मैं धीरे धीरे घटता हूं। ये लोगों को दिखता हूं कि मैं धीरे धीरे, कभी दूज सा, कभी चौथ सा, कभी पंचमी सा, कभी अष्टमी सा, मैं धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखता हूं या धीरे धीरे घटता हुआ दिखता हूं। तो क्या ये मेरे बस में है, घटना या बढ़ना? अपने आप से वो प्रश्न करता है कि क्या मैं सचमुच घटता हूं, क्या मैं सचमुच बढ़ता हूं? फिर बोलता है कि मैं क्यों चमकना चाहता हूँ, मैं क्यों दमकना चाहता हूँ, मैं क्यों पूर्णिमा सा दिखना चाहता हूँ। अपने मन में जैसे एक आम आदमी की इच्छा होती है कि वो अपने आप को सम्मानित करना चाहता है, वो चाहता है लोग मेरी बात माने, मुझे मालाएं पहनाए, मेरी बात सुने। तो चांद के मन में वही आ रहा है कि मैं फिर क्यों पूर्णिमा से दिखना चाहता हूँ। आखिर मेरे पास अपना था। देखिए, इसमें 2 चीज मैं स्पष्ट कर दूं। साइंस ने ये चीज एकदम स्पष्ट कर दी है कि चंद्रमा की अपनी कोई रोशनी नहीं होती। चंद्रमा जो चमकता है वो सूर्य की किरणों से कारण ही चमकता है। दूसरा चीज, सही कहा। पूर्णिमा और ये जो ग्रहण का जो कॉन्सेप्ट है, पहले राहु केतु लीलते थे, ऐसा हिंदू मैथोलॉजी में है, लेकिन अभी उनने बोल दिया कि चांद, पृथ्वी और सूर्य के बीच जो आने से चंद्रग्रहण सूर्यग्रहण होते हैं। तो इस रचना में प्रयोग देखिए कि चांद अपने आप से पूछता है कि हे भगवान, मुझसे क्या भूल हुई, मैं क्यों लोगों को ऐसा नजर आता हूं कि कभी कभी बढ़ता हूं, कभी कभी घटता हूं। मेरे पास था क्या जो खो गया, मैं क्यों पूर्णिमा सा दिखना चाहता हूँ। जब मेरे पास अपनी कोई रोशनी ही नहीं थी तो मैं क्यों हैरान और परेशान होता हूँ। फिर वो अपने मन को समझा रहा है चांद कि ये सितारे, जैसे तारे जनरली किसको बोलते हैं हम लोग, स्टार बोलते हैं फिल्मी को।
तो बोलता है ये जो तारे हैं ये तो जैसे हैं वैसे रहेंगे, ये ना घटते हैं ना बढ़ते हैं, ये ना घटते हैं ना बढ़ते हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ना मैं घटता हूँ ना मैं बढ़ता हूँ, मैं तो जैसा हूँ वैसा हूँ। ये जो पूर्णिमा है, ना कहीं पूर्णिमा है ना कहीं अमावस्या है, इसी तरह ना कहीं दुख है ना कहीं सुख है, ना कहीं कलयुग है ना कहीं सतयुग है। ये तो इनकी नजरों सा खेल है कि कभी मैं सम्मानित सा कभी मैं अपमानित सा लोगों को नजर आता हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, मैं अजर हूँ जो आत्मा का स्वरूप है। मेरा शरीर बढ़ता है, मेरा शरीर घटता है, तो बोलता है कि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ। मैं इनकी बातें सुन के क्यों व्यर्थ हैरान और परेशान होता हूँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। फिर बहुत अपने सुंदर, मन को बहुत समझा, सुंदर। फिर अपने मन को समझा के बोलता है कि मैं क्यों चमकना चाहता हूँ, मैं क्यों दमकना चाहता हूँ, मैं क्यों पूर्णिमा सा दिखना चाहता हूँ। मेरे पास अपना था क्या जो खो गया। अरे अंधेले में एक शीतल किरण बन के किसी को रास्ता दिखा सका तो ठीक, और नहीं दिखा सका तो ठीक। क्या फर्क पड़ रहा है कि मैं लोगों को नजर आऊं या न नजर आऊं। जी। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ, न मैं घटता हूँ न मैं बढ़ता हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं जैसा हूँ वैसा हूँ। अंत में वो कहता है ये तो काल ही है, ये काल ही दूसरा विधाता है, भगवान का रूप है जो कभी मुझे पूर्णिमा सा और कभी मुझे अमावस्या बना देता है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, न मैं घटता हूँ न मैं बढ़ता हूँ। बहुत सुंदर कल्पना आपकी, बिल्कुल नई हमारे लिए बिल्कुल नई कल्पना आपने जो अपना इसमें वो स्पष्टीकरण किया है उनकी फीलिंग्स के बारे में, चांद की फीलिंग्स। तो बहुत ही सुंदर कल्पना आपने की है। इसमें मैंने यह कहने का प्रयास किया है कि लोग प्रतिक्रियाओं में जीते हैं, अपना अपना कर्म नहीं करते, अपना एक्शन नहीं करते, लोग सुन सुन के परेशान होते हैं। तो मेरा हम्म। अपना कहना का है कि आप अपने आप को पहचानिए, लोगों की प्रतिक्रियाएं सुन के हताश निराश व्याकुल नहीं होना है, ये मैं कहने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत सही कहा आपने, बहुत सुंदर। इसके बाद मैं एक अपनी रचना पन्ने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जी, ये हम स्वागत लोग है। जिस उम्र के जिस दौर में हम लोग हैं, हम लोग लगभग 60 के हो गए हैं, तो उस उम्र में जो हम लोग सोच रहे हैं कि कितने और शेष बचे हैं पन्ने। हम जब देखते हैं कि अपनी कोई डायरी देखते हैं तो कितने शेष बचे रह गए हैं, हम्म। कितने और शेष बचे हैं पन्ने, कितने शाह लाल हुए हैं पन्ने। जब हम कहीं सर्विस करते थे तो हमारी जो सर्विस सीट होती थी वो हमारे कार्यों को मूल्यांकन करती थी। इसमें मैं कह रहा हूँ कि कितने लाल, मतलब हमने कोई अच्छा काम किया तो कभी उनने अप्रिशिएशन किया, कभी हमने अच्छा काम नहीं किया तो हमारे लिए कुछ बैड रिमार्क हो हम्म। गया। तो उसी कह रहा हूँ कि कितने शाह लाल हुए हैं पन्ने, किए थे मैंने जैसे कर्म, लिखे गए हैं वैसे पन्ने। ऊपर वाला एक ही भाव से लिखता है सबके पन्ने, ऊपर वाला एक ही भाव से लिखता है सबके पन्ने। हम्म। कितने और शेष बचे हैं पन्ने। बहुत सुंदर, बाइबिल, बहुत सुंदर। बाइबिल, पुराण, कुरान, सब तो हैं पन्ने। पहले कितने खुरदरे, खुरदरे माने मोटे, हमारे जो आभाओं के दिन थे, और आज हम हम्म। कितने वैभवशाली दिन कह रहे हैं। तो मैं लिख रहा हूं कि कितने खुरदरे मोटे बड़े बड़े ब्लॉक्स में आते थे जो भी लिखे जाते थे काले अक्षरों में। तो हम्म। पहले कितने खुरदरे मोटे थे ये पन्ने, अब जी। कितने रंगीन विलसित हुए हैं ये पन्ने। क्यों हैरान परेशान हो बार बार तुम, पलट पलट कर अपने पन्ने। क्यों आती है उनकी याद जब तुम पलटते हो पन्ने। किए हैं जैसे कर्म, लिखे गए हैं वैसे पन्ने। हर क्षण मधुर आनंद होगा। लोग दो तरह से जीते हैं, या तो भविष्य की कल्पनाओं में वो आशंकित रहते हैं, या पूर्व में क्या किया अपने इतिहास में, अपने पुराने उसमें उससे परेशान रहते कि मैं ऐसा कर देता तो ऐसा हो जाता, ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, उसके पछतावे में रहते हैं। तो मैं कहना हम्म। चाह रहा हूं कि ना तो आप आशंकाओं में जीजिए, ना भविष्य में जिए, ना आप इसमें जिए कि आपको क्या क्या हुआ नहीं हुआ। तो लिख रहा हूं कि कितने और शेष बचे हैं पन्ने,
किए थे जैसे कर्म लिखे गए हैं वैसे पन्ने, ऊपर वाला एक ही भाव से लिखता है सबके पन्ने। क्यों हैरान परेशान हो कैसे लिखे जाएंगे तुम्हारे शेष पन्ने, क्यों बार बार पलटते हो तुम अपने पन्ने, अरे क्यों नहीं संभालते तुम अपने पन्ने, क्यों दीमक चट रहे हैं तुम्हारे पन्ने। हर क्षण मधुर आनंद होगा जब पढ़ोगे तुम आज के दिन के पन्ने। हम अभी जो जी रहे हैं, वर्तमान में जी रहे हैं, इस हर क्षण का इसका यदि हम आनंद लें, ना हम इतिहास में जाएं, ना हम भविष्य की आशंकाओं में जिए, तो कह रहा हूं कि हर क्षण मधुर आनंद होगा जब पढ़ोगे तुम आज के दिन के पन्ने। अब ओह पन्ने वाह। दूसरे को, जी, अब बहुत हमारे, सुंदर। क्यों चाहते हो लोग पढ़ें तुम्हारे पन्ने, अरे ऐसा तुमने क्या कर दिया कि दूसरे पढ़े तुम्हारे पन्ने, तुम स्वयं क्यों नहीं पढ़ते अपने ही पन्ने। लोग चाहते हैं कि ओह, दूसरे लोग प्रभावित करें, दूसरे लोग तारीफ करें, और आप अपने आप को नहीं देख रहे। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि आप अपने आप को देखिए। बिल्कुल। पढ़ो तुम स्वयं अपने पन्ने, क्यों चाहते हो लोग पढ़ें तुम, अरे तुमने ऐसा क्या कर दिया कि लोग पढ़ें तुम्हारे पन्ने। क्यों हैरान परेशान हो कैसे लिखे जाएंगे तुम्हारे पन्ने, कि- किए थे जैसे कर्म लिखे गए हैं वैसे पन्ने, कितने और शेष बचे हैं पन्ने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और बहुत सही बात आपने कही कि हम लोग दूसरों से उनकी क्या प्रतिक्रिया है हमारी रचना पे या कविता पे या किसी कुछ भी हम करते हैं, तो हम दूसरों की प्रतिक्रिया के लिए क्यों इंतजार करते हैं। हम लोग को अपने आप से अपने कर्म में खुश होना चाहिए और संतुष्टि मिलनी चाहिए, बजाय इसका इंतजार करें कि वो बाकी लोग क्या सोच रहे हैं हमारे बारे में। तो मेरी मेरी मान्यता यह है कि आज यदि करप्शन है, भ्रष्टाचार है या एक्सीडेंट होते हैं, उसके दो ही जी मुख्य कारण हैं। कि लोग भविष्य की आशंकाओं में जीते हैं, वो बोलते हैं आखिरी में भैया लड़का बच्चा कोई काम नहीं आएगा, पैसा रहेगा तो मेरा इलाज हो जाएगा। उस आखिरी आशंकाओं के लिए लोग बहुत सारा संग्रह कर रहे हैं। हम्म, या जब रोज गाड़ी ड्राइव करते हैं तो कहाँ से निकले हैं वो सोचते रहते हैं, या कहाँ वहां जहां जा रहे हैं वहां पहुंच के क्या करेंगे। भविष्य में जीते हैं, यदि वो वर्तमान हम्म, में जिए तो कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। एक्सीडेंट होने का बिल्कुल। सबसे प्रमुख जी कारण जी। है कि वो वर्तमान में नहीं रहते, या तो हम्म, भविष्य की आशंकाओं में जी रहे हैं, या पिछला जो कुछ करके आए हैं इतिहास में जी रहे हैं। इसलिए मेरा केवल एक निवेदन है कि लोग वर्तमान में जिए, अपने हर वर्तमान क्षण का में। आनंद लें। जी, बहुत सही कहा आपने, बहुत सही कहा आपने। एक तो रचना, जी हाँ, जी जी सुनाइए, बिल्कुल बिल्कुल। जी, एक रचना गांधी पे प्रस्तुत कर रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ कुछ लोगों को थोड़ा तकलीफ होगी। एक अच्छा। दिन मैं मर गया। इसको मैं थोड़ा सा अपनी, मेरी जो मातृभाषा है, मातृ बोली है, मैं जिस बोली में बुंदेलखंड से बचपन मेरा हम्म। बीता है, और मुझे अच्छा। अपनी माँ की याद आती है कि मैं माँ के साथ बुंदेलखंडी में बोला करता था। तो कुछ वो शब्द आएंगे, और बीच में भी जो शब्द आएंगे मैं उनको बताते जाऊंगा कि क्या उनका अर्थ तो क्या है। ऐसे हिंदी से, हिंदी और बुंदेलखंडी मिलती है, तो एक प्रस्तुत करना अच्छा, चाहूंगा ठीक है, ठीक है। कि स्वागत है आपका। एक दिन में मर गया और मर के स्वर्ग गया। स्वर्ग इसलिए गया कि हमारे यहाँ सभी को स्वर्गवासी कहते हैं, नरक तो कोई जाता नहीं। तो मैं जी। स्वर्ग चला गया। हम्म, तो वहां पर मेरे पिताजी और मेरी कुछ वार्तालाप हो रही है। मेरे पिताजी गांधी टोपी लगाते थे, खादी का हम्म, जैकेट पहनते थे। अब हमारे और मेरे पिता और पुत्र के मध्य की बात है, जो मैं केवल एक बुंदेलखंडी के उसमें प्रस्तुत कर रहा हूँ। हम्म, कि मैं जब स्वर्ग पहुंचा तो हमारे पिताजी मिले। हमने कि काय दद्दा, कहाँ चले, बड़ी अच्छी टोपी लगाए हो दद्दा, जैकेट वैकेट पहने हो। तो वो बोलते हैं कि काय मोरा, तुम आ गए। मोरा बोलते हैं जिसके पिता ना हो। बोले काय रे मोरा, ते जल्दी आ गो। हमने कि दद्दा हमारे हाथ में है तो क्या आवो और जाबो, जब उनने बोला सो आ गए। कि हमने कि काय दद्दा कहाँ जा रहे हैं बड़ी जल्दी जल्दी, ततूरी माने गरम गरम यदि लग रहा है उसको ततूरी बोलते हैं। हमने कि काय दद्दा बड़ी ततूरी पाले हो, बहुत दिनों बाद तुम्हारा मोड़ा मिलो, तो कछु बातचीत कर ले, हमारी बहू की बहनों की कछु हाल चाल पूछ लो। तुम तो बड़ी ततूरी पा रहे, जल्दी जल्दी भगे जा रहे हो। कि यार तुम थोड़ा रुको, हम आउत हैं, तनक हम गांधी जी को फूल वूल चढ़ा आए। आज उनका शहीदी दिवस है,
तो हम उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो हमने कि काय दद्दा, तुम्हारा मोड़ा इतने दिनों बाद तुम्हें मिलो, तुम्हें हमारी चिंता नहीं है, हमारी बिन्नों की चिंता नहीं है, हमारी बहू की चिंता नहीं है, और तुम भगे जा रहे, क्या बात है गांधी। अब देखिए रचना यहां से प्रारंभ कर रहा हूं कि गांधी कौन, गांधी कैसा गांधी, जी। क्या काम किया है गांधी ने। आप फूल चढ़ाने जा रहे तो जरूर मर गया, तो कैसे मरा गांधी, किसने मारा गांधी को। अरे दद्दा, तुम बहुत दिनों बाद मिले हो, तो मोड़ा से पूछ लो कि काय रे मोरा, ते पढ़ो लिखो नहीं या, गांधी को नहीं जानत। हमने कि नहीं दद्दा नहीं जानत गांधी। कि क्या ते पढ़ो लिखो नहीं या। हमने कि नहीं दद्दा, ने गांव में सड़कें हती, बहुत दूर स्कूल हतो, तो जितनी दूर जाना थे चले गए, हम नहीं जानते यहाँ गांधी को आए। कि यार तुमसे हम ऐसी उम्मीद नहीं थी, हम सोचे तुम पढ़े लिखे हुई हो, गांधी को जाना। हमने कि काय दद्दा, गांधी ने क्या दिया, सत्य, अहिंसा, शांति, ये कोई नई चीज थी। भारत में तो भगवान महावीर, बुद्ध, बहुत अशोक, बहुत सारे लोग हुए। सत्य, अहिंसा, शांति, ये सब तो बहुत पुरानी बातें थी। अच्छा जाओ बताओ दत्ता, तुम फूल चढ़ावे जा रहे हो तो गांधी मर गए, तो कौन ने मारो गांधी को, काहे मारो। अरे हम लोग भारतीय हैं, हमारा एक कल्चर है कि जब भी आवेग में, संवेग में हम बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और कोई गलत काम करते हैं तो बाद में पछताते हैं। गांधी को मारने वाला क्या पछताया था, उसको ग्लानि हुई थी। कौन गांधी, कैसा गांधी, कहाँ दद्दा तुम चले यार, कुछ बातचीत कर लो, बहुत दिनों बाद मिलो, अपने मोड़ा से हाल चाल पूछ लो, घर का हाल चाल पूछ लो। बोलते हैं बेटा तुम्हें पढ़ने, तो तुम पढ़े लिखे नहीं है, सो तुम ऐसी ये सोच रहे हो। हमने कहा दादा एक चीज बताओ, गांधी न्यार पर कराना कोई अच्छा काम है। मतलब एक चूल्हे के, एक घर के दो घर कराने को हम बोलते हैं न्यारपन, दो घर को अलग अलग कर दे। हमने कहा है दादा, गांधी ने न्यारपन करा दो, अच्छी बात है आए। किसी के घर को तोड़ना, अलग अलग न्यार पर कराना कोई अच्छा काम तो नहीं है। बिल्कुल तुम सही न्यार, कहा। तुम ऐसे आदमी को श्रद्धांजलि देने जा रहे हो जिसने न्यारपन कराया। अच्छा जा बताओ, एक हाजिर और मुजाहिर का दो शब्द है। भारतवर्ष से जो पाकिस्तान गए, वहां उनकी स्थिति क्या है, और जो पाकिस्तान से भारत में आए, चाहे वो सिंध प्रांत के हों, चाहे वो पंजाब प्रांत के हों, चाहे बंगाल प्रांत के हों, अब रचना में देखिएगा। कायरद्दा, जौन उते से इते आए वे कैसे हैं, और जो निते से उते गए उन वे कैसे हैं। यहां पर लोग खंड पर खंड बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर लोग खंड पे खंड बनाए जा रहे हैं, माने संपन्न हो रहे हैं। बड़े बड़े मार्केट, सब जितने मुख्य मार्केट हो सब प्रवासी लोग या शरणार्थी लोगों के हैं। जो वहां से यहाँ आए वो खंड पे खंड बना रहे हैं, और हमारे खंड खंड बहे जा रहे हैं। गुजराती, मराठी, बंगाली, सरगुजिया, बिलासपुरिया, असमिया, हम लोग आपस में खंड खंड बहे जा रहे हैं। और जोन जोन बे आए बे, और तो रोज खंड पे खंड बना जा रहे हैं। बिल्कुल हमने सही की कहा अच्छा, आपने। जी। हमने कहा है जो अपने यहाँ से पाकिस्तान गए उनकी क्या हालत है, क्या वहां के लोगों ने उसको स्वीकार किया। जो यहाँ से वहां गए, हाजिर मुजाहिर का जो कॉन्सेप्ट है, वहां बहुत हिंसा है, उनको मूल नागरिक वहां का आज भी नहीं मानते, बड़े परेशान है लोग। हमने की कायद अद्दा, उनकी क्या हालत है जो नेते से होते गए। तुम तनक सोचो, गांधी जी की आखिरी इच्छा थी कांग्रेस खत्म कर दी जाए। कायद अद्दा, कांग्रेस खत्म भाई, आजादी तो मिल गई, तो गांधी की बात मानने थी। क्यों नहीं मानते लोग गांधी की बात, क्यों कांग्रेस आज है। और कांग्रेस कौन सी कांग्रेस, कांग्रेस में भी बहुत सारे बिखराव हुए। हमने की बिल्कुल। रद्दा, तुम्हारा मोड़ा बहुत दिनों बाद मिलो है, उससे बात कर ले। तुम या अच्छी टोपी लगाए, अच्छी जैकेट पहने, जल्दी जल्दी चले जा रहे हो, हाल चाल कुछ पूछ लो। गांधी ने नया कुछ नहीं दिया। गांधी को जिसने मारा वो कभी पछताया नहीं, उसने कभी प्रायश्चित नहीं किया कि मैंने कोई गलत काम किया। एक घर के दो घर कराना, न्यारपन कराना कोई अच्छी चीज नहीं थी। इसलिए दद्दा, बहुत दिनों बाद मिले हो, अपने अपने परिवार का हाल चाल पूछो, हमसे प्यार से बोलो। ये फूल वूल तुम बाद में चढ़ाई हो, मोड़ा बहुत दिनों बाद मिलो है तो मिल लो। गांधी ने नया कुछ नहीं दिया। धन्यवाद। जी। वाह। बहुत अच्छे से आपने प्रस्तुत किया अपने विचारों को। और हम तो पहली बार ये भाषा सुन रहे हैं, जिस तरह जिस बोली में आप बोल रहे हैं ना,
मतलब समझ में हमें बिल्कुल। सब आ रहा है, लेकिन जी जी। ऐसे पहली बार ऐसे सुन रहे थे तो बहुत अच्छा लगा, और आपने एक नया नजरिए से इसको लिखा, तो देखिए दृष्टिकोण आपका। आप लखनऊ से हैं। जी उत्तर हाँ, हम प्रदेश का कुछ लखनऊ। हिस्सा, हाँ जी जी, उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा और मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा उसको बुंदेलखंड कहते हैं। सागर, दमोह, जबलपुर, जी 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 जी। जी, आपका यूपी के ललितपुर वगैरह, झांसी, ललितपुर, ये जो हिस्सा है, हाँ हाँ। इटावा वगैरह, इसको बुंदेलखंड बोलते हैं। तो वहाँ की एक या, स्थानीय पर ऐसे बोली है। साक्षात कभी बातचीत नहीं सुनी थी इस तरह से, मतलब मैं भी सुनी जी। होगी बचपन में, अब हमको ध्यान नहीं है। हाँ, एक एक तो आप लंबे समय से वहाँ है। जी जी जी, हाँ, चालीस काफी पैंतालीस लंबे वर्ष वहाँ से समय से इधर है, तो है। ऐसा याद नहीं आ रहा है मुझे। जी पर जी जी। बहुत 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 ही अच्छे तरह से आपने अपने को नहीं, इसमें। हम लोग तो ये बोलेंगे, आप इतने वर्ष से वहाँ हैं, उसके बाद भी भारत से जुड़े हैं और कविताओं अरे में रुचि है और इतनी देर सुन रहे हैं हमको, तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और ये जो प्रसारण है विश्व के ना जाने कितने देशों में सुना जा रहा है, जी हाँ। और इतनी बड़ी कल्पना करना, इतने सारे लोगों को एक साथ इकट्ठा जी, रखना और लगातार 24 घंटे कविता पाठ करना 24 घंटे अपने का आप में। यज्ञ, महायज्ञ जो चल रहा है, बहुत ही काबिले तारीफ है। और सब जोशी जी और नीता जोशी जी का जो उन्होंने ये अभियान शुरू किया, और उसको मतलब उसको प्रैक्टिकल रूप में अब ये हो रहा है, तो बहुत बहुत हम लोग के लिए गर्व की बात है ये। और वाकई, और इसकी और कल्पना हमको करना। हम लोग को अवसर मिल रहा है इसमें प्रतिभागी बनने का, या कुछ भी किसी तरह से जुड़े रहें, तो वो बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ये अच्छी तरह से 14 सितंबर तक चलता रहे ऐसे ही। और आप अपनी अगली प्रस्तुत दे अपने सकते हैं। अगले, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी। तुम ठीक कहते हो दोस्त, अब मैं सचमुच में बेस्वाद हो गया हूँ, गंधाने लगा हूँ, सड़ रहा हूँ। ओ, अच्छा अच्छा। देखिए, एक क्षमा कीजिएगा, ये मैं मानता हूँ कि आप जिसके जितने उपयोगी हैं वही आपकी तारीफ करेगा। तो मैं कहता हूँ कि हाँ दोस्त, तुम ठीक कहते हो, अब मैं सड़ हम्म। गया हूँ, गंधा रहा हूँ, क्योंकि अब तुम्हारी दाल मुझ में गलती नजर नहीं आती है, इसलिए तुम ऐसा कहते हो दोस्त। तुम बिल्कुल सही हो, मैं सचमुच अब सड़ने लगा हूँ, गंधाने लगा हम्म। हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ जो बहता है वो निर्मल और पवित्र होता है। लेकिन दोस्त, मैं ऐसा नहीं था। अब कल्पना कीजिए कि एक नदी अपने उद्गम से निकल रही है और धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। तो मैं अपने हम्म। जीवन को नदी के रूप में ले जा रहा हूँ कि तुम ठीक कहते हो दोस्त। मैं अपने उद्गम से जब निकला था तो कितना दुलारा था, कितना प्यारा था। मैं जब चला, लोगों के लिए बहुत अच्छा लगता था। लोग मुझे खिलाते थे गोद में, मेरा पानी पी पी कर लोग आनंद लेते थे। जैसे जैसे मैं बहते गया, जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, बांध लिया है लोगों ने भावनाओं के बंधन में। अब वो बंधन बहन का हो सकता है, माँ का हो सकता है, पिताजी का हो सकता है, पत्नी का हो सकता है, बहन का हो हम्म। सकता है, बेटी का हो सकता है, बेटे का हो सकता है। कि मैं जैसे जैसे आगे बढ़ा, लोगों ने बांध लिया है बंधन में। अब मैं सचमुच बंध गया हूं। लोग मेरा मनचाहा उपयोग करना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि वो जैसा चाहे वैसा उपयोग कर दें। मैं हम्म। सचमुच इकट्ठा हो गया हूं, बंध गया हूं। एक बार डूबना चाहता हूं अपने आप में, पा लेना हम्म। चाहता हूं उस मोती को, अपने आप में डूबना चाहता हूं। लोग आते वाह। हैं, बहुत सुंदर। कंकड़ पत्थर मार मार कर मुझे प्रतिपल आकुल व्याकुल करके चले जाते हैं। हम जीवन में जो भी छोटी छोटी बातें होती हैं, हम प्रतिक्रिया स्वरूप हमारा मन जो आहत होता है, उसकी कल्पना कर रहा हूं कि लोग हम्म। आते हैं, ना जाने कितने कंकड़ पत्थर मारते हैं, तरंगे हिलोरे व्याकुल व्याकुल करके मुझे चले जाते हैं। मैं सचमुच जब से बंधा हूं इन बंधनों में, माँ के, बहन के, पिता के, बेटी के, बेटों के, सचमुच मैं इस सारे बंधनों को तोड़कर एक बार फिर उन्मुक्त बहना चाहता हूं, क्योंकि मैं ओ, चाहता हूं जो बहता है वो निर्मल होता है। मैं भी फिर अपनी वही पुराने निर्मलता को पाना चाहता हूं, तोड़ देना चाहता हूं जो बंध गया है। जब कोई बांध बनता है, थोड़ी सी भी वो सांसर सांसर माने कोई स्थान पाता है पानी निकलने का, तो हम्म। पूरे आवेग, पूरे वेग के साथ पुनः बहना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं
ये जो सड़ान है, ये जो गंध है, इससे दूर चला जाऊं। जी। मैं बहना चाहता हूँ, सारे बहुत बंधनों को तोड़ देना चाहता हूँ। अच्छा। लेकिन मेरे दोस्त, नीचे की ओर बहना बहुत सरल होता है। नीचे की ओर बहना, जो वासनाएं हैं, जो तृष्णाएं हैं, या जो हम्म। जीवन में गलत काम, उसको बहुत बड़ी जल्दी। तो मैं अब नीचे की ओर नहीं बहना चाहता, मैं उठना चाहता हूँ, मैं ऊपर उठना जाना चाहता चाहता हूँ। हूँ। बहुत खूब, जी। बहुत खूब। कहाँ से लाऊं वह ऊर्जा? कहाँ से? जब भी आप किसी को लिफ्ट करते हैं, ऊपर करते हैं, एक ताकत लगती है। हम्म। तो कहाँ से लाऊं वह ऊर्जा? कहाँ से लाऊं वह गुरु? कहाँ से लाऊं वो शक्ति? मैं उठना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल। अपने आप में डूबना चाहता हूँ, अपने अंदर के उस मोती को पाना चाहता हूँ। लोग मुझे हर पल आकुल व्याकुल करके चले जाते हैं। तुम ठीक कहते हो दोस्त। मैंने बांधा था, जिसने भी, जिस बंधन में, जिस भावना से बांधा था, जब तक उसके लिए उसका उपयोगी था, लोग मुझे अच्छा, प्यारा, दुलारा कहते थे। और जब से हम्म। मैं अपने आप को समझ रहा हूँ, अपने आप को पहचान रहा हूँ, अब मैं मनचाहा उपयोग नहीं होने देता हूँ। पत्नी जो कहती है उसके अनुसार नहीं चलता हूँ, बेटी जो कहती है उसके अनुसार नहीं चलता हूँ, भाई जो कहता है उसके अनुसार नहीं। लोगों का मनचाहा जब उपयोग नहीं करने देता हूँ, तो लोग कहते हैं तुम सचमुच बेस्वाद हो गए हो, तुम सड़ रहे ओ, हो, तुम गंधा रहे हो। बहुत सही है वाह। दोस्त। अब मैं अपना उपयोग तुम्हारे अनुसार नहीं होने देना चाहता हूँ। इसलिए तुम ठीक कहते हो दोस्त। अब मैं, तुम्हारी दाल मुझ में गलती नहीं है। मैं हम्म। अपने आप में डूबना चाहता हूँ, अपने उस मोती को पाना बहुत चाहता खूब, बहुत सुंदर। हम तो बिल्कुल वो हो गए हैं, क्या कहना चाहिए, आपका सोचने का तरीके से हम बहुत इस समय प्रभावित हुए हैं। हूँ। आपका धन्यवाद जी। इसके पहले की भी जो दोनों कविताएं आपने सुनाई, रचनाएं आपकी बहुत ही अलग तरीके से आप लिखते हैं और सोचते हैं, तो बहुत बहुत बधाई आपको। और अगली रचना में जो पढ़ रहा हूँ, उसका मुख्य विषय है पूर्व जन्म। मतलब पूर्व हम ये जन्म। मान के चल, पूर्व जन्म, अच्छा, हाँ, मतलब हम हमारी स्वागत जो है ये आपका। आत्मा, हाँ, हम इस जन्म में जो भी हैं, हम इस नाम से जो जाने जा रहे हैं, हम आज पहली बार इस जन्म में नहीं आए। हम जैन धर्म के अनुयायी हैं या हिंदू धर्म के हैं, हमारे यहाँ पूर्व जन्म चलते हैं। हम ये बिल्कुल। मानते हैं आत्मा जी, बहुत कई जरूर। जन्मों में थी और ये स्वरूप बदली है। तो उसमें मैं कह रहा हूँ, क्यों हैरान परेशान हो उसे देखकर, क्यों हैरान परेशान हो उसे देखकर, वह तो चाहे जितना खर्च करेगा, फिर भी कुछ ना कुछ उसके पास फिर भी शेष बचेगा। तुम कमा लो चाहे जितना, तुम कमा लो चाहे जितना, तुम्हारा कर्जा फिर भी कुछ ना कुछ शेष बचेगा। कहने का बिल्कुल तात्पर्य मेरा सही कहा ये है आपने। कि यदि यदि मेरे दुष्कर्म हैं, यदि मैंने गलत काम किए हैं, मैं पुराने जन्म में, पुराने उसमें बहुत सारे ऐसे डेफिसिट करके आया हूं, तो मैं कितना भी इस जन्म में अच्छा कर लूं, मुझे मान सम्मान प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। मैं कितना भी अच्छा करूंगा, मेरी बदनामी होगी, मेरी आलोचना होगी, मुझे लोग प्रताड़ित करेंगे। जी। जो संचय है, संचित कर्म है, तो यदि हमने बहुत अच्छे किए हैं, बहुत अच्छे मैं कर्म करके आ रहा हूँ, मैं कुछ लोग का स्वागत करना चाहता हूँ, कुछ लोग की प्रतिक्रिया आ रही हाँ। है, लगता है कुछ। जी जी जी। ये लगता है ये पहले जो थी उनकी उनके बारे में जो कुछ प्रतिक्रियाएं थी उसको अभी दिखाया है इधर। अच्छा अच्छा, जी 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 जी। हाँ। तो या मैं कह थोड़ा रहा था, 1 घंटा 1.5 घंटा पहले वाली, पता नहीं कैसे अभी। अच्छा कोई बात नहीं, कोई कोई बात नहीं। हाँ। मैं भी जानना चाह रहा हूँ, कोई सुन रहा है क्या मुझे, और वह है हमें क्या? भी नहीं समझ में आ रहा है कि लोग जुड़े अच्छा हैं अच्छा। कि नहीं, कहना बड़ा जी जी। मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं, दिखाई नहीं दे रहा है अभी। एक्चुअली जस्ट 4 अभी बजा है, तो हो सकता है लोग ना हाँ, जुड़े असल हों। में जी हिंदुस्तान में इस समय बहुत सवेरे, अर्ली मॉर्निंग है, तो थोड़ा सा जी जी। लोग बाद में भी सुनेंगे आपको, अगर आपने शेयर किया होगा अपने परिवार वालों से और सबसे। अंकल आपको हाँ, लोग मंजू बात जी सुन आ रहे गई। हैं? मंजू जी हैं यहाँ पे। मन, हाँ जी, मंजू फिर आंटी, फिर से बोले मैं। उसके अलावा भी कुछ लोग हैं जो सुन रहे हैं। और जी ये आपका सुबह 6 बजे के बाद में फेसबुक और यूट्यूब पे लोग बाग आराम से देख सकते हैं, कभी भी कहीं भी। तो जो जी। रात में अच्छा नहीं जी। देख, जो रात में रोज रिकॉर्ड होते हैं वीडियोस, वो अगले दिन लोग बाग बहुत जने देखते हैं। तो आप उसकी जी जी। टेंशन ना लीजिए, बहुत जनों के पास में जाएगी वीडियो।
नहीं, आपकी बहुत सुंदर प्रस्तुति चल रही है और मंजू जी सुन रही हैं, ध्वनि जी हैं, और जो लोग बाद में भी सुनेंगे सब आपके और भी परिवार लोग सुन रहे हैं, बस उनके कमेंट्स नहीं है, बाकी आपको सुनने वाले बहुत लोग बैठे हुए हैं। लोग हैं, लेकिन कमेंट्स हमें नहीं दिखाई दे रहे थे, इसलिए हम भी श्योर नहीं थे। तो नहीं, मैं तो जैसा अपना परिचय में लिखा कि मैं मंची कवि नहीं हूँ, और मैं बहुत ज्यादा ना तो छपना चाहता हूँ, ना बहुत ज्यादा वाहवाही चाहता हूँ। मैंने लिखने जो लिखा अपने लिए लिखा, और मेरी रचनाएं जैसे आप देख रहे हैं कि अपने पे ही केंद्रित है। बहुत विशेष तरीके से आप लिखते हैं, बहुत ही नया तरीका मेरे लिए, मतलब हम बहुत ही नए हैं इस क्षेत्र में, तो हमारे लिए आपके विचार और आपका प्रस्तुति और बहुत सुंदर और नया है, हमारे लिए नया ढंग है वो। तो बहुत बहुत बधाई आपको, आप आगे बढ़िए, सुनाते रहिए। मुझे विगत 40 वर्षों में सार्वजनिक जीवन जीने का मौका मिला है, और मैं जानता हूं कि सार्वजनिक जीवन में बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आती हैं और हमें बहरा बनना पड़ता है। मैंने लोगों को, साहित्यकारों को या रचनाकारों को केवल एक मंच और सुविधाएं देने का प्रयास किया है कि मैं अपने माध्यम से कैसे संस्था को आगे ले जाऊं। ये मेरा प्रयास रहा। लिखना मेरा उतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को केंद्रित करके जो लिखता हूँ। अगली रचना, चूंकि आपने मेरे परिचय में बताया कि शतरंज खेलने का अवसर मिला मुझे। जी, मैंने उसके बारे में पढ़ा और हम बहुत उत्सुक हैं उस कविता को सुनने के लिए, जो आपने शतरंज और जीवन का आपस में बिल्कुल वो किया है, कंपैरिजन, क्या उसको हिंदी में बोलेंगे? हाँ, तुलना जी, सॉरी। तो सुनाइए, शतरंज क्या है? देखिए, शतरंज में थोड़ा सा बता दूं मैं। शतरंज में 64 घर होते हैं। एक घर काला, एक घर सफेद, फिर एक काला, एक काला सफेद का ये रहता है, काला सफेद होता है, बिल्कुल। तो जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, एक दिन आएगा फिर रात आएगी, फिर दिन आएगा फिर रात आएगी। उसमें शतरंज में 64 घर होते हैं, काले सफेद काले सफेद काले सफेद। शतरंज में एक राजा होता है, एक वजीर या मंत्री होता है, और 2 घोड़े, 2 हाथी, 2 ऊंट होते हैं, और 8 पैदल होते हैं। अब इसने मेरे मनुष्य के शरीर से तुलना की है कि हमारे 2 आंखें हैं, 2 हाथ हैं, 2 कान हैं। तो आप उनको हाथी मान लीजिए, आप उनको ऊंट मान लीजिए, आप उनको घोड़े मान लीजिए, और पैदल हमारी ये उंगलियां हैं। इस रूप में हम मानते हैं। बहुत सुंदर। शतरंज खेलने का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले हम क्यों शतरंज खेलते हैं? दोनों प्रतिद्वंदियों के पास, दोनों प्रतियोगियों के पास समान किंतु बराबर के मोहरे होते हैं। जितने इसके पास होंगे उतने उसके पास भी होंगे। बिल्कुल सही कहा। हम अपने बुद्धि बल से, हम अपने विवेक से, हम अपने मोहरों का जितना सर्वोत्तम उपयोग करेंगे, हम सामने वाले राजा को मारते नहीं है। शतरंज में एक शब्द है, हम किसी राजा को मारते नहीं, उसको केवल कैद करते हैं। हम अपने बुद्धि बल से ये प्रमाणित करते हैं कि हम तुमसे ज्यादा सोचते हैं, और तुमको हम परास्त कर देंगे। तुम्हारे राजा को चलने के लिए कोई घर नहीं रहेगा। ऐसा शतरंज में माना जाता है कि जब उसके राजा को चलने को कोई घर नहीं रहेगा, तो वो राजा पराजित माना जाएगा। अब इसको देखिए मैं क्या कह रहा हूँ। शतरंज में चाल के, हाँ, तो शतरंज में जैसे दिन और रात काले घर हो गए, 2 हाथ, 2 पांव, 2 उंगलियों की तरह मोहरे हो गए। अब हम अपने बुद्धि बल से हम ऐसी योजनाएं बनाते हैं। शतरंज में चाल क्या है? प्रत्येक पल, हर पल बहुत सारे विकल्प होते हैं हमारे पास। हम उन विभिन्न विकल्पों में से जो सर्वोत्तम विकल्प चुनते हैं उसे हम बोलते हैं मूव या चाल। जैसे अभी आपका सबसे अच्छा मूव क्या था? आज आप इस समय बहुत सारे काम कर सकते थे, लेकिन आपने इसका संचालन पसंद किया, या जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनने मुझे सुनना पसंद किया। ये आपका मूव कहलाएगा। ऐसे हम शतरंज में कोई फिक्स चाल नहीं है। हम घोड़ा भी चल सकते हैं, हाथी भी चल सकते हैं, ऊंट भी चल सकते हैं, प्यादा भी चल सकते हैं, लेकिन हम बहुत सारे विकल्पों में से एक विकल्प चुनते हैं, वही उसका मूव होता है। हमारा मूव क्या है? हम जो सर्वोत्तम हमको लगेगा, जो सबसे अच्छा लगेगा, जैसे आज हमें आप सुन रहे हैं, ये हमारा आपका एक मूव है। फिर हम शतरंज में क्या करते हैं? तो जिंदगी में हम सब लोग एक होता है ना कि सब लोग अपनी एक चीज ढूंढते हैं कि हमें ये करना है जिंदगी में। और जैसे आज आपने अपना कविता पाठ आप कर रहे हैं, हम संचालन कर रहे हैं, तो हर समय हम लोगों का एक होता है कि हमारा ये करने का मन है, तो उसको वही आप चाल हुई, शतरंज की चाल हुई वो बेसिकली, राइट? हाँ, जो आपने सोचा, जैसे आपने 2 बात कही। एक तो हम लोग सुन रहे हैं,
एक हमारा होता लक्ष्य क्या है। जी। जब आदमी अपना लक्ष्य, शतरंज में हम शुरू से लक्ष्य बना के चलते हैं, हमको सामने वाले राजा को पराजित करना है, हमने सामने वाले प्रतिनिधि को, राजा को घेर देना है, ये उसका लक्ष्य है। उसके लिए वो विभिन्न माध्यम अपनाता है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों का जितना सर्वोत्तम उपयोग करेगा, कैसे, आपके घोड़े हैं वो खेलेंगे, आपके ऊंट को आप आगे ले जाएंगे, एडवांस करेंगे, तो वो खेलेंगे तो उतना ज्यादा आपके राजा को लाभ होगा। हमारे शरीर में क्या है, हमारी आंखें हैं, हमारे कान हैं, आपके अपने हाथ में है कि आप क्या देखें, आपके अपने बस में है कि आप क्या सुने, आपके हाथ आपके बस में है कि आप क्या कर्म करें। तो जो जितना अपने इंद्रियों का उपयोग करेगा, सर्वोत्तम उपयोग करेगा, अब उसमें योजना बनाना है, लक्ष्य निर्धारित करना है। सबसे पहले लक्ष्य के प्रति समर्पण होना चाहिए। शतरंज के 3 भाग होते हैं खेलने के, इसको ओपनिंग बोलते हैं, एक को मिडिल गेम बोलते हैं और एक को एंड गेम बोलते हैं। जी। जो ओपनिंग है वो हमारी बचपना है, मिडिल गेम हमारी जवानी है, एंड गेम हमारा क्या है, बुढ़ापा है। बुढ़ापा। अब हाँ जी, शतरंज की 2 बातें और बताऊं। अन्य खेलों में रेफरी होता है, अंपायर होता है, जज होता है, लेकिन शतरंज में उसे आर्बिटर कहते हैं। आर्बिटर का हिंदी में अर्थ होता मध्यस्थ। 150, 200, हाँ 250, 500 लोग खेलते हैं, लेकिन आर्बिटर एक होता है। आर्बिटर शतरंज, हाँ जी, शतरंज राजा महाराजाओं का खेल था। शतरंज का जन्म भारत में हुआ। अब इसमें हमको जज की जरूरत नहीं पड़ती, रेफरी की जरूरत नहीं पड़ती, अंपायर की जरूरत नहीं पड़ती, मुझे किसी तीसरे से निर्णय कराने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? शतरंज का जो खिलाड़ी होता है वो अपने आप में परिपूर्ण होता है, सारे नियम कानून को जानता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसी तरह हमारा जीवन है, हम सारे नियम कानून जानते, स्वयं एक अनुशासन लाए। हम कितना खेले इसका महत्व नहीं, हम कैसे खेले इसका महत्व। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सब हमारे ऊपर है कि हम क्या करना चाहते हैं जिंदगी में। चाहे तो उन्हीं 2 आंखों से हम अच्छे काम भी, अच्छी दर्शन करना चाहे, भगवान के दर्शन करना चाहे, प्रकृति का, और उसी को गलत काम के लिए भी लोग इस्तेमाल करते हैं। तो वो तो इंसान का अपना, जैसी भी अब एक चीज और है, बोलिए। हम खेलते तो हैं, नियमों का कितना पालन करते हैं। जो तथाकथ जो नियम बनाए हैं उसका हम स्वयं में कितना अनुशासन हम रहते हैं, महत्व इसका, हम कितना खेले। हम जब भी खेलते हैं तो ऐसा लगता है कि हम कुछ नया काम कर रहे हैं, हर पल लगता है हम कोई नई चाल चल रहे हैं, जबकि उस विषाद पे ना जाने कब से और कितने बार, कितने आए, कितने गए, क्या क्या खेले। मेरे दोस्त, ये दुनिया है, हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना जाने कितने बार वो हो चुका है, हम नया कुछ नहीं कर रहे। शतरंज में धैर्य का बड़ा महत्व होता है। जब हम अपनी चालें चलते हैं, कभी कभी ऐसा अवसर आता है कि हमारा वजीर फंस जाता है, हमारा हाथी फंसता है, तब हम क्या करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, एकाग्र होते हैं। जो जितना एकाग्र होगा, समस्या के प्रति जितना चिंतन करेगा, वह देखेगा कि विभिन्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प सर्वोत्तम है। और कभी कभी ऐसा आता है कि हम छोटे मोहरे को कटा के मरे, मरवा के, पिटवा के बड़े मोहरे को बचा लेते हैं। इसका कहने का अर्थ यह है कि त्याग, तपस्या, इसका बड़ा महत्व होता है। बहुत पैदल जो होता बहुत छोटा मोहरा होता है, अपने लक्ष्य के लिए, अपने राजा के लिए वो कटाता है, समर्पण करता है, मरता है और अपने बड़े मोहरे को बचा लेता है, राजा को बचाता है, वजीर को बचाता है, घोड़े को बचाता है। हाँ, तो बलिदान का अपना महत्व है, योजनाएं बनाने का अपना एक महत्व है, धैर्य का अपना एक महत्व है। अब शतरंज में एक चीज और जी, शतरंज जब हम खेलते हैं तो 2 स्टॉप वॉच होती है उसमें, वो कनेक्टेड रहती है। जब हम चाल सोचते हैं तो हमारी घड़ी चलती है, जैसे ही हम अपनी चाल चल देते हैं, अपनी घड़ी बंद करते हैं, तो सामने वाले की चाली हो जाती है। दोनों प्रतिद्वंदियों को बिल्कुल निर्धारित समय मिलता है। मान लीजिए मुझे आधा घंटा मिला तो सामने वाले को आधा घंटा मिला, मुझे 1 घंटा मिला तो उसको 1 घंटा मिला। अब क्या है, हम अपनी हर चाल को चलने के लिए सोचते हैं और समय लेते हैं। यदि हमने खेल प्रारंभ करने के समय ज्यादा समय ले लिया
तो हमें अंत में समय घट जाएगा। यदि हम शुरू में बहुत अच्छा खेल गए तो अंत समय के लिए समय बचेगा जी। यदि जब संकट आता है तो टाइम, इस शतरंज में एक शब्द होता है टाइम प्रेशर। कभी कभी देखिए कि क्लॉक जो है चलती है और लगता है कि ये फ्लैग यदि गिर गया, एक्चुअली एक ऐसा फ्लैग रहता है कि टच करता है, जैसे क्रॉस होगा तो गिर जाएगा। इसी तरह ईश्वर ने हम सबको एक आयु दी है, एक समय दिया है, निश्चित समय दिया है, उसके अंदर ही सारे काम करने हैं। तो अब हम अपने समय का टाइम प्लानिंग क्या करते हैं? यदि हम बचपन में सोते रहेंगे, जवानी में सोते रहेंगे, तो बुढ़ापे में जब कम समय में बहुत ज्यादा काम करना चाहेंगे बहुत ज्यादा तो हमारे मस्तिष्क पे एक दबाव आएगा, जिसको हम शतरंज की भाषा में टाइम, हमारे शतरंज के दोस्त जानते हैं जब टाइम प्रेशर होता है तो क्या होता है। घड़ी लटकी है, 1 मिनट में 20 चाल चलना है, कैसे चलोगे? जल्दी जल्दी करोगे तो एक्सीडेंट होना ही है, गलत होगा या निर्णय। इसलिए हम संकट के समय अपना धैर्य, तुलसीदास जी की एक रचना आती है कि धीरज धर्म मित्र और नारी, आफत काल परखियो चारी। जो बहुत धैर्य है, सुंदर। विवेक है, यहाँ उपयोग होता है कि हम उस समस्याओं के कितने हल निकालें, कैसे कैसे हल निकालें। हम लगातार चिंतन करते हैं कि उस समस्या जो भी हमारी आई है उसके कितने विकल्प हो सकते हैं और कम से कम हानि में हम कैसे उससे बच सकते हैं। ये हमको शतरंज सिखलाता है। बहुत मस्तिष्क को एकाग्र रखना, अपने लक्ष्य के प्रति सदैव समर्पित रहना, अपने लक्ष्य के प्रति सदैव चिंतन करना, इस शतरंज हमें सिखलाता है। तो लक्ष्य शतरंज जिंदगी में एक लक्ष्य बनाना बहुत जरूरी है, एक बहुत हम जरूरी, लोग बहुत को, जरूरी। और उसी के लिए काम करना चाहिए। उस लक्ष्य को कैसे हमें पूरा करना है, तो बहुत बहुत सुंदर तरीके से आपने ये कविता रची है अपनी, और बहुत मैं और सुंदर। आगे पढ़ रहा हूँ। शतरंज में जो सबसे छोटा मोहरा होता है उसको पैदल बोलते हैं। पैदल। पैदल पैदल की एक विशेषता होती है कि केवल वो आगे बढ़ता है, पीछे नहीं हट सकता। घोड़े, हाथी, बाकी सब पैदल पीछे आते हैं, जी। पैदल आगे नहीं, पीछे नहीं आता, खाली केवल आगे जा सकता है। हाँ। केवल आगे जा सकता है। तो उसी तरह, और यदि वो लक्ष्य के प्रति समर्पित है, चलते 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 यदि वो अंतिम 8वें घर में पहुंच गया तो वजीर बनता है, वो मनचाहा बनता है। आजकल तो नई भाषा में कहते हैं कि जैसे ही आखिरी घर में पहुंचेगा, खिलाड़ी को बोलना हमने क्या बनाया। घोड़ा बना सकता है, हाथी बना सकता है, ऊंट बना सकता है, मंत्री बना सकता है। सामान्यतः लोग मंत्री बनाना पसंद करते हैं, वजीर रानी बनाना पसंद करते हैं। तो पैदल क्या है? हम सभी पैदल हैं। यदि हमारा समर्पण है, हमारे अंदर लड़ने का जज्बा है, हमें त्याग की भावना है, हमें समर्पण की भावना है, और हम लक्ष्य के प्रति एकाग्र हैं और अंतिम घर तक पहुंच जाएंगे, तो अंतिम लक्ष्य तो भगवान ही बनना ही है, मोक्ष प्राप्त करना ही बहुत है। सुंदर, वाह, मजा आ गया बहुत सुंदर। हम क्या बताएं, धन्यवाद। हम तो बहुत ही आपसे प्रभावित हैं। आप किस एक से एक बढ़ के आपने रचनाएं प्रस्तुत की, और हमको समय का अंदाज नहीं है। शायद अब मंजू जी या ध्वनि जी समय के बारे में बता दीजिएगा कृपया, कितना समय है। पर आपकी एक से एक बढ़ के सभी प्रस्तुति रही हैं, और मजा आ आंटी अभी गया। थोड़ा टाइम है, अंकल 1-2 पोएम्स और पढ़ सकते हैं आराम से। अच्छा जी, बहुत ठीक, धन्यवाद। अच्छी बात है ध्वनि जी, धन्यवाद। तो आप जैन साहब, आप आगे बढ़िए अपनी प्रस्तुति में और अगली कविता सुनाइए। देखिए, हम सबको शिकायत रहती है ईश्वर से, ये रचना जिसको हम ससुर बोलते हैं या अपने फादर इन लॉ बोलते हैं, उनको समर्पित कर रहा हूँ जी। कि ना जाने क्या सोचा समझा था तुमने, सौंप दिया है जो भी मेरे जिम्मे, बहन निर्वहन सहन किए जा रहा हूं। आपने कोल्हू देखा है? कोल्हू का एक हाँ, कोल्हू होता है जानते। जिससे तेल निकालते हैं। या उसके या जो या वो जो बैल होते हैं, उनकी हम्म। आंखों पर पट्टी बांध देते हैं। अब कोल्हू अच्छा। की कल्पना कीजिए और मेरी कल्पना कीजिए, मैं कहां से कहां जा रहा हूं, देखिएगा कि ओके न जाने न जाने क्या सोचा समझा था तुमने, सौंप दिया है जो भी मेरे जिम्मे, बहन निर्वहन सहन किए जा रहा हूं, चक्कर लगाए जा रहा हूं। आंखों पर पट्टी है, आंखों पर पट्टी है, मुंह भी बंधा हुआ है। जो हम हम्म। लोग सर्विस करते हैं या आम जीवन जीते हैं तो बहुत व्यवस्थाएं रहती हैं, बहुत मर्यादित हम लोग रहते हैं। बस के साथ जैसे मुझे पब्लिक सेक्टर में काम करने का अवसर मिला, तो अनुशासन जो होता है, मुंह पे पट्टी, माने आप बहुत ज्यादा बोल नहीं सकते, केवल देख सकते हैं। सही। तो सही। तो
कल्पना कर रहा हूँ कि आंखों पर पट्टी है, मुंह भी बंधा हुआ है, चक्कर लगाए जा रहा हूँ, निकाल लिया है तुमने तेल पता नहीं कितना। अच्छा। एक टीस सी उठती है मन में, पड़ती है जब चाबुक, अनुशासन की जो चाबुक होती है, तो मन में एक टीस उठती है, एक टीस सी उठती है मन में, पड़ती है जब चाबुक। सुनता हूँ कुछ लोग यहाँ खाली बैठी बैठे हरी हरी चरे जा रहे हैं। माने कुछ लोग जो कामचोर होते हैं, बिना काम के बहुत सारा संग्रह जब करते हैं, तो मन में एक बात आती है, अरे यार मैं इतना काम कर रहा हूँ, सामने वाला कुछ नहीं करता। तो मन में जो कान खुले हैं, तो कान से क्या सुनाई दे रहा है कि सुनता हूँ कुछ लोग यहाँ खाली बैठे बैठे हरी हरी चरे जा रहे हैं, चक्कर लगाए जा रहा हूँ, आंखों पर पट्टी है, मुंह भी बंधा हुआ है, निकाल लिया है तुमने तेल पता नहीं कितना, बस अब तो दम ही निकला जाता है, पड़ती है एक चाबुक। ये एक बहुत ज्यादा काम करने वाले की, बहुत ज्यादा अनुशासन रहने वाले की चिंतन है कि चक्कर लगाए जा रहा हूँ, साड़ समझ के जोत लिया है तुमने। साड़ मतलब होता है जो अनुशासन में रहने वाला नहीं, जो बहुत ज्यादा उछल नहीं करता है, बहुत ज्यादा अनुशासन में, उसको साड़ बोलते हैं। तो साड़ समझ के जोत लिया है तुमने, अरे मैं तो गऊ हूं, देखो ठीक से, अरे मैं तो गऊ हूं, ना जाने कितने बैलों को सहे जा रहा हूँ, चक्कर लगाए जा रहा हूँ, ना जाने क्या सोचा समझा था तुमने, ना जाने क्या सोचा समझा था तुमने, सौंप दिया है जो भी मेरे जिम्मे, वहन निर्वहन सहन किए जा रहा हूँ, चक्कर लगाए जा रहा हूँ। ये तो शिकवा और शिकायत हो गई। अब इसका एक दूसरा रूप देखिए। हाँ बोलिए। इसका एक दूसरा रूप देखिए, यहाँ तो शिकवा शिकायत थी, अब कुछ एहसान भी है इसमें, कुछ हमारा ये उनके प्रति ये भी है। आप इसकी कल्पना देखिएगा, जब हम कोई चीज चक्की में पीसते हैं, किसी भी चक्की में देखिए, जो कील के पास जो दाना रहता है वो नहीं पीसता। सही कहा आपने। जैसे जिस धुरी पे वो चक्की चलती है, उस धुरी के पास जो रहेगा वो नहीं पीसेगा, वो नहीं धुरी के जो बहुत दूर जाएगा वो पिस जाता है। अब रचना में इसका प्रयोग देखिए, रचना प्रयोग देखिए। वाह, बहुत कमाल की आपकी सोच, और आप चक्की से, कोल्हू से, हाँ जी 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 जी, और आपने तो अपना बहुत सुंदर लिखते हैं आप, बहुत बहुत बधाई आपको। जी। तेरी सोच तू जाने, क्या सोचा क्या समझा था तुमने, सौंप दिया है जो भी मेरे जिम्मे, बहन निर्वहन सहन किए जा रहा हूँ। अच्छा है एक जगह बंधा हूँ कील से, अच्छा है बंधा हूँ, पिसूंगा तो नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ तेरे से दूर जो भी गया वो पिस गया, खप गया, मिट गया। अच्छा है बंधा हूँ, अच्छा है बंधा हूँ, तेरी सोच तू जाने, क्या सोचा क्या समझा था तुमने, सौंप दिया है जो भी मेरे जिम्मे, बहन निर्वहन। बहुत खूब, बहुत खूब, वाह, लाजवाब, हम क्या बोले। आपकी सोच की हम दाद देते हैं। जी धन्यवाद धन्यवाद। नहीं, मुझे खुशी हो रही कि कम से कम आप, मैं जिस भाव से लिख रहा हूँ उस भाव तक आप पहुंच के उसको कोशिश तारीफ कर रहे हैं। हैं। आपकी बहुत गूढ़ भाव है और नहीं, लेकिन बहुत अलग तरीके से आप लिखते हैं, तो बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपकी, और कल्पना, आपकी कल्पना को हम दाद देते हैं। बहुत सुंदर। और मंजू जी वॉच कर रहे हैं, आपको देख रही हैं, और कई उन्होंने कमेंट्स भी दिए हैं, क्या बात, नई सोच, अद्भुत तुलना, संतोष जी अति सुंदर, मतलब आपको कमेंट्स आ रहे हैं आपके लिए। नहीं, मैं जैसे मैंने परिचय में लिखा कि मैंने जब भी लिखा ये सोच के नहीं लिखा कि लोग तारीफ करें। जी, हम समझ रहे हैं आपकी बात। मैंने कभी यही नहीं चाहा कि मैं मंची हूँ, लोग ताली बजाएं या मेरी तारीफ करें या मैं अपनी किताब का प्रकाशन आप कराऊं। अपने खुद के लिए लिखते हैं, आपके विचारों से हम सहमत हैं आप, और उसको आप अमल कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, जो कि बहुत कम लोग ऐसा करते हैं ना। हम सभी लोग का होता है कि ओ किसने सुना हमारी कविता, किसने, कितने कमेंट्स आए, इस तरह के विचार सभी के होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। पर नहीं, लेकिन ये विचार क्यों आया? अब सवाल है कि विचार मेरे मन में क्यों आया? जी बोलिए। कोई भी कुछ सोचता है तो क्यों सोचता है? विचार यह आया कि आज हिंदी जगत की हालत क्या है। मैं जब ये देखता हूं कि अन्य भाषा के भाषाभाषी कितने हैं, उनकी पत्र और पत्रिकाएं कितनी छपती हैं, हिंदी के कितने भाषाभाषी हैं, कितने पत्र छपते हैं, कितनी पत्रिकाएं छपती हैं, कितना सर्कुलेशन है,
मैंने जब मैं ट्रेनों में यात्राएं करता था तो आप कोई भी चीज खरीद के स्वयं नहीं पढ़ सकते, बगल वाला ताके रहता था कि 1 मिनट दीजिए, और वो पढ़ने लगता था। क्यों? सही बात। माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, हम लोग किताबें खरीद के कम पढ़े हैं। क्यों ये मानसिकता है? लोगों की जो खरीदने की शक्ति है, हम आनंद तो चाहते हैं, हमारा मनोरंजन चाहते हैं, लेकिन उसके बदले में हम कुछ पे नहीं करना चाहते। क्यों? आज माफ बताइए। कीजिएगा, मैंने जो सोचा हिंदी जगत की हालत क्या है, हिंदी जो मंची कवि हैं वो क्या दे रहे हैं। जब भी आप समाज के साथ चलेंगे, जो पब्लिक चाहेगी वो आप देंगे तो आप नेता बन सकते हैं, कवि नहीं बन सकते। जितनी चुटकुलेबाजी आज मंचों पे होती है, पब्लिक क्या चाहती है? आनंद। पब्लिक अपने दर्द को भूल के एक कल्पना जगत में जाना चाहती है। आप चुटकुले सुनाना चाहते हैं, तो क्या हम भाट हैं? हम उस खानदान से हैं कि राजा को, हमारा लक्ष्य केवल राजा को खुश करना है? मैं भाट खानदान से नहीं हूं, मैं किसी राजा को खुश करने के लिए नहीं आया हूं। सही कहा जब तक आप तत्कालीन समाज को देखिए, आप सूर्य को पढ़िए, आप तुलसी को पढ़िए, आप कबीर को पढ़िए, हम जिसको भी पूजा करते हैं तात्कालीन समाज ने कभी भी उसको स्वीकार नहीं किया। भगवान राम को देखिए, भगवान कृष्ण को देखिए, किसी कवि को देखिए, किसी साहित्यकार को देखिए, किसी भी ऐसे जिसको हम अगरबत्ती लगा के पूछते हैं, उसने अपने तात्कालीन जीवन में बहुत सारी आलोचना सही, प्रताड़ना सही, उस समाज ने कभी उसको स्वीकार नहीं किया। तुलसीदास जी ने, गोस्वामी तुलसीदास को उस समय के ब्राह्मणों ने जितना विरोध किया, उनने क्या किया? रामचरितमानस की रचना की, देवनागरी लिपि में, हिंदी भाषा में उसको सरलीकरण किया। मैं यहाँ पे बाबा रामदेव को कोट करना चाहता हूँ कि बाबा रामदेव ने क्या किया। जो कंदराओं में, जो गुफाओं में, जो ऋषि मुनियों के पास योग था, उसको टीवी से या पेपर के माध्यम से या शिविर लगा के जनरलाइज कर दिया, हर घर में पहुंचा दिया योग को। सही। तुलसीदास जी ने क्या किया? रामायण को रामचरितमानस के रूप में जन जन में लोकप्रिय बना दिया। एक एक चौपाई पे आज लोग पीएचडी कर रहे हैं, एक एक चौपाई पे। लेकिन बहुत सही कहा आपने जी। पढ़िए आप तुलसीदास जी को, उनको जितना उस समय प्रताड़ित किया गया, जितना अपमानित किया गया, इवन रामचरितमानस का जितना विरोध उस समय हुआ, आज भारतवर्ष में तथाकथित ब्राह्मण समाज अपना आराध्य मानता है, तुलसी जयंती मनाते हैं। लेकिन तत्कालीन जीवन में क्या उनको इस तरह से स्वीकार किया? और यदि तुलसीदास जी भी वही कहते जो समाज चाहता था, जैसे मैंने कहा कि मैं भाट नहीं हूं, किसी को खुश करने के लिए क्यों लिखूं, लोगों की तारीफ सुनने के लिए मैं क्यों लिखूं? सही कह रहे हैं जो है, बहुत उच्च विचार हैं आपके, और आपकी सारी कविताओं से हम बहुत ही प्रभावित हुए हैं। और ध्वनि जी, अगर आप हमें बताएं समय अब है कितना? तो सब लग रहा है सुनाई नहीं दिया। चलिए मैं बोलते रहता हूँ, वो बीच में आ जाएंगे लोग। आंटी आ चुके, ममता मुझे 1 घंटा हो गया जुड़े ना। अच्छा, हाँ जी अंकल, टाइम हो चुका है। हाँ जी जी, धन्यवाद जी, बहुत बहुत आभारी हूँ मैं, आपने। नहीं, बहुत 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 धन्यवाद संतोष जी। आपकी प्रस्तुति और आपकी रचनाएं और आपकी कल्पना सबसे हमारे दर्शक भी प्रभावित हैं और हम भी प्रभावित हैं। और बहुत अच्छा आपका सब, बहुत एंजॉय किया हमने। और हम आपके लिए एक साहिर लुधियानवी की 2 पंक्तियां बोलना चाहते हैं। स्वागत। आपको सुनने के बाद मुझे लग रहा है कि शायद ये आपके ऊपर फिट नहीं होती हैं, पर कुछ कहते हैं। संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका संतोष कुमार जैन जी। आज आपसे मिलकर के हमें बहुत खुशी हुई, और आपकी रचनाएं हमने बहुत दिल से उनको पसंद किया, और सभी श्रोताओं ने भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। ध्वनि जी, आप ममता जी को ला सकते हैं। ध्वनि जी, ममता जी आ चुकी है? हाँ जी आंटी, ममता आंटी ऑलरेडी है स्क्रीन में, उनका सिर्फ कैमरा और माइक ऑफ है। आंटी अपना कैमरा और माइक ऑन करें प्लीज।
हाँ, लगता है आ रही है उनका। हाँ, माइक ऑफ है और कैमरा भी ऑफ है। ममता जी, आपको अगर सुनाई दे रहा है तो प्लीज कृपया अपना माइक ऑन कर लीजिए। आंटी तब तक आप इंट्रो दे दीजिए। तो अब हमारी जो अगली कवित्री इस महायज्ञ में अपनी आहुति देने के लिए आ रही हैं वो ममता सिंह हैं, झारखंड जमशेदपुर से, और उनका प्रोफेशन से वो एडवोकेट हैं और उनकी कई रचनाएं साझा पुस्तकों में छप चुकी हैं और उनको संगीत से बहुत रुचि है। तो हमारी आज उनसे फोन से बात भी हुई थी और वो शास्त्रीय संगीत सीखती हैं। शायद बीच में थोड़े समय उनका समय नहीं था उस पर कुछ काम करने का, संगीत पीछे रह गया था, लेकिन अब उन्होंने फिर से पुनः संगीत में वो वापस आ गई हैं और शास्त्रीय संगीत की शिक्षा भी ले रही हैं। तो ममता सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना माइक ऑन कर लीजिए और कैमरा ऑन कर लीजिए। उनको देख तो सकते हैं कि वो हैं यहाँ पे, लेकिन कैमरा नहीं ऑन है उनका। आंटी मे भी कुछ नेटवर्क इशू होगा, आप तब तक एक दो कविताएं बोलें, जब जैसे वो आती हैं मैं फिर उनको मेन स्क्रीन में और डाल दूंगी। अच्छा, ठीक है। तो हम जब तक ममता जी का हम लोग इंतजार कर रहे हैं, हम कुछ सुनाने की कोशिश करते हैं। तो जब तक ममता जी आ रही हैं, इस बीच में हम आपको एक कविता सुनाते हैं, वर्षा का जल। इस पे हमने कुछ पंक्तियां लिखी हैं। वृष्ट बूंद मानो मोती चमके, वृष्ट बूंद मानो मोती चमके, पुष्प पंखुड़ी झिलमिल दमके। दो दिल बंधे हुए एक डोरी, दो दिल बंधे हुए एक डोरी, थामे दोनों हाथ वो थिरके, थामे दोनों हाथ वो थिरके। धड़कने दिल रही बढ़ती, सावन वृष्टि निर्झर झरती, वृष्ट नदी आलिंगन मधुर, भोर में तितली भ्रमर करती, भोर में तितली भ्रमर करती। बहुत बढ़िया मधु जी, बहुत खूब। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी। बहुत खूब, बहुत खूब। तो अभी उनका कैमरा नहीं ऑन है। तो वृष्ट सुसज्जित पंखुड़ियां, भौरे गुनगुन ले रहे बलैया, श्रवण वृष्ट अति मन भावन, बंसी धुन मदहोश गोपियां, बंसी धुन मदहोश गोपियां। वृद्ध युवा बाल नर नारी, मंत्र मुग्ध पक्षी हितकारी, भरने लगा मन ऊंची उड़ान, बुझी प्यास धरती गुणकारी, बुझी प्यास धरती गुणकारी। तो ये थी एक बहुत खूब, बहुत बढ़िया। और अभी तो नहीं दिखाई दे रही अभी। चलिए एक कविता मैं सुना देती हूँ। हाँ बिल्कुल। जब तक वो जुड़ती हैं, फिर तब तक आप ढूंढ लीजिए कुछ, फिर वो जुड़ जाएंगी तो हम लोग बैक स्टेप हट जाएंगे, वो ज्वाइन कर लेंगे। बिल्कुल, आप सुनाइए। स्वागत है मंजू जी। तो मैं एक कविता सुनाती हूँ गर्मी के ऊपर। स्वागत है। हठीली गर्मी, कि गर्मी कैसी होती है, और गर्मी को भी पर्सोनिफाई किया है मैंने कि वो वर्ष की बेटी की तरह से, एक बेटी, 6 बेटियां, 6 ऋतुएं होती हैं, तो उनका बहुत सुंदर कल्पना है ये आपकी। जी। वर्ष पिता की 6 बेटियां, वर्ष पिता की 6 बेटियां, पहने सुंदर कमर पेटियां। हर ऋतु सजी है अपने आप में, तो पहने सुंदर कमर पेटियां। वाह। नामकरण फिर हुआ जो उनका, पिता ने उनका नामकरण किया, तो नामकरण फिर हुआ जो उनका, अपनी अपनी रही हेठियां,
फिर उन अपनी अकड़ में आ गई, उनके नामकरण हो गए। तो ममता जी जुड़ गई हैं, तो मैं सोचती हूँ हम ममता जी को उनका समय देते हैं। और ठीक है, तो ममता जी आपका स्वागत है। स्वागत है ममता जी, आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए कृपया, आपका माइक। हाँ, बहुत बहुत स्वागत है ममता जी। और आपका हमने परिचय तो दिया था, पर दोबारा बता देते हैं कि आप झारखंड जमशेदपुर से हैं और एक एडवोकेट हैं और काफी व्यस्त हैं अपने काम में।